संध्या के हॉस्टल जीवन की उम्र यही कोई 10 साल के करीब आसपास रही होगी। शहर के बिल्कुल करीब स्टेशन से जुड़े इस हॉस्टल का पता उसकी सहेली सिया ने दिया था। बस उसी दिन से हर तरह की सुविधा से समृद्ध ये वुमन हॉस्टल का कमरा उसका स्थायी पता बन गया। ये बिस्तर जिस पर वो लेटती थी, उठती बैठती है, वो जगह अपनों से भी अपनी हो गई। ऐसा महसूस होने लगा कि यह जगह छोड़कर किसी अनिश्चित की राह पर कदम बढ़ाने का साहस वो अब खो चुकी है। इसके अलावा कहीं जाने लायक जगह ही है ही कहाँ। एक के बाद एक न जाने कितने साल निकल गए, न जाने कितनी लड़कियां आईं और चली गईं, लेकिन संध्या की तरह कोई भी लड़की बेठिकाना नहीं होती। कहने को तो इस शहर में उसके कई रिश्तेदार थे, लेकिन सही मायने में कोई भी आत्मीय नहीं था। महज ऊपरी तौर पर भी कभी कोई खोज खबर नहीं लेता। एक भाई और भाभी हैं। बचपन में उन दोनों भाई बहन में जितना मेल था, वक्त के साथ वो भी न जाने कैसे फीका पड़ गया। नौकरी पेशे की व्यस्तता के चलते सामाजिक दायरा अपने आप सीमित होता चला जाता है। फिर भी जिंदगी में अगर प्यार शामिल हो तो हजार व्यस्तताओं के बावजूद थोड़ा सा वक्त निकाला ही जा सकता है। लेकिन जहाँ चाहत के दरवाजे पर ताले पड़े हों, वहाँ करने को रह ही क्या जाता है। पिछले कई दिनों से इस हॉस्टल में शादी की हवा जोर पकड़ रही है। मालती को ही ले ले, अभी हाल में ही उसकी भी शादी हो गई। हॉस्टल में रहते हुए कैसी बुझी बुझी रहती थी वो लड़की, घर वालों से भी इतनी नहीं बनती थी। मैट्रिमोनी साइट में अपना पूरा प्रोफाइल डाला और अपनी पसंद का लड़का मिलते ही शादी कर ली। एक ना एक दिन ये शकुन भी शादी करके चली जाएगी। उसके बाद वो शायद ही कभी इस हॉस्टल को याद करेगी भी क्यों। एक बार जब लड़की का अपना घर परिवार हो जाता है, तब जिंदगी उन्हीं में उलझ कर रह जाती है। आजकल माँ भी अक्सर भाई के पीछे पड़ी रहती है। तेरी इतनी जान पहचान है, कहीं रिश्ता चलाकर देख तो सही। तुम भी अजीब बात करती हो माँ। आजकल लड़का मिलना कितना इतना आसान है क्या। फिर संध्या की उम्र भी तो गौर कीजिए। लेकिन संध्या की उम्र एकाध दिन में तो यहाँ तक नहीं पहुँची। उसकी उम्र में भी भरपूर उफान आया था। नमन अक्सर उसकी गोद में सिर रखकर लेट जाते और संध्या उसके बालों में उंगलियां फेरते रहती। लेकिन अगले ही पल मर्यादा का ख्याल आते ही शरीफ बच्चों की तरह दोनों अलग हो जाते। अब तो दोनों के बीच रिश्ता व्हाट्सएप और ईमेल तक ही सीमित होकर रह गया है। नमन उन्हें कोई अच्छा सा मैच देखकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की सलाह देते और संध्या जवाब में हामी भरने की बजाय बातचीत का विषय ही बदल देती। कई साल गुजर गए इसी तरह। चलते चलते अचानक एहसास हुआ कि शादी की उम्र तो कब की गुजर गई। बालों में सफ़ेदी आ गई, आँखों में 40 के बाद का धुंध उतरने लगा। वो नहीं जानती ख्वाहिशों के बदन पर उम्र का हिसाब लिखा होता है या नहीं, लेकिन दैहिक परिवर्तन के साथ साथ ख्वाहिशें भी बुझ गईं। कामना वासना की शिद्दत भी काफ़ी मंद पड़ गई। ये बदलाव उन्हें चाहे मन से भले ही कबूल ना हो, मगर इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। संध्या गहरी सोच में गुम थी। अचानक सिया की आवाज़ सुनकर उसकी बेहोशी टूट गई। आज मैं हॉस्टल वापस नहीं आऊँगी। अगर कोई पूछे तो बता देना, भूलना नहीं, सिया ने आगाह किया। सुन तो सही,
जो कहना है साफ साफ बता दे। अक्सर मैं सब कुछ भूल भाल जाती हूँ। क्यों अब तक किसके ख्याल में गुम थी? प्रसिद्ध गायक नमन शुक्ला के ना? कब मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदिया और कलाई में सुहाग चूड़ा पहनकर उसकी अर्धांगिनी बनेगी। सिया ने उन्हें छेड़ने की कोशिश की। किशन के साथ जा रही हूँ, आज की रात उसके साथ ही रहूँगी। क्या हुआ, सुन रही है या नहीं? इतनी अनमनी तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। चुप कर नटखट कहीं की। सिया ने जोर से ठहाका लगाया और कंधे बैग डालकर कमरे से बाहर निकल गई। उसका भावी पति विदेश से घर लौट रहा था। काफ़ी दिनों की जान पहचान थी। शादी होते ही वो भी विदेश उड़ जाएगी। जाते जाते वह कह भी गई, आप चाहे जो भी कहिए, अब इस हॉस्टल में मुझे नहीं रहना पड़ेगा। यह ख्याल कितना सुखद लगता है ना दी। कितनी सजग है आपकी पीढ़ी। अपने अधिकारों के प्रति संध्या ने सोचा। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य को सुधारने में नमन वक्त की अहमियत समझती है। सिर्फ वो ही नहीं समझ पाई कि वक्त बाहर से निशांत शब्दहीन लगता है, मगर अंदर से वो बेहद सशक्त होता है। तू सिर्फ अपने ही बारे में सोचती रहती है। मुझे भी यह नीरस घुटन भरा दायरा अब बिल्कुल नहीं सुहाता। उन्होंने मायूसी से कहा, तो फिर चली क्यों नहीं जाती नमन जी के पास? अच्छा ये बताइए, आपने क्या सोचा है? किस बारे में? शादी के बारे में। औरत मर्द की हेल्दी लाइफ के लिए शादी जरूरी है दीदी। 40 साल की उम्र में कोई कुछ भी सोचे, शादी का ख्याल किसी को नहीं आता। संध्या मानसिक दृष्टि से तो ऐसा ही महसूस कर रही थी। आजकल वो अपनी देह में भी अजीबोगरीब बदलाव महसूस कर रही थी। ये बदलाव उन्हें चाहे मन से कबूल हो, मगर इससे इनकार भी तो कोई उपाय नहीं। सिया जाते जाते फिर ठिठक गई। शायद वो संध्या की सोच का सुराग लगाना चाह रही थी। फिर वह जैसे सूचित करने के विचार से बोली, आज म्यूजिकल कंसर्ट है लाइब्रेरी के पास। गीतों भरी शाम। मुख्यमंत्री नमन जी को विशेष पुरस्कार देकर उनका अभिनंदन करेंगे। भाई मैंने और किशन ने तो 2 टिकट बुक कर ली हैं। आप कहें तो आपकी भी बुक करवा लेते हैं। यादें कितनी भी धूमिल हो जाएं, पीछा नहीं छोड़ती। एक ना एक दिन नमन ने बताया, संध्या जब पहली बार खेलते कूदते मुझसे मेरे साथियों की केवल आवाज़ें टकराईं, तब उस बचपन में ही मैंने जाना कि मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी ने बड़ा घिनौना मजाक किया है मेरे साथ। फिर मैंने निर्णय कि खूब पढ़ूंगा ताकि ये दुनिया अपने मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल ना कर सके। ब्रेल लिप और कुछ हमदर्द साथियों की मदद से मैं पढ़ने लगा। कुछ ने मनोबल बढ़ाया तो कुछ साथियों के ताने भी सहे। यही सब उपेक्षा घर में भी बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन इन सब ने मुझे और स्ट्रांग बनाया। एक दिन ऐसा भी आया जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इतना सब सुनते ही संध्या के मन के तार झंझना उठे। पहली बार उन्होंने अपना मन खोला। नमन, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पैरों में अपनी नजरें बांधूं। तुम इसे कच्ची भावुकता समझते रहो, पर यह मेरा अंतिम निर्णय हो चुका है कि मैं तुम्हारे विश्वास की नींव, धैर्य की उंगलियों और मुस्कान की चमकती सतह बनूं। मैं ये अधिकार लेना चाहती हूँ नमन, जिसके द्वारा तुम्हारी इन सूनी पलकों में मीठे सपने तैरा सकूं। उसके बाद इलाहाबाद में एक सेमिनार में मिले थे नमन। शुरू में 2-3 दिन तो काम में बीत गए,
जब कुछ समय मिला तो संध्या को समझाया, संध्या, मेरे लिए तुम अपने घर वालों से क्यों संघर्ष कर रही हो? जानती हो तुम्हारे मम्मी डैडी का मैसेज आया था मेरे पास। दोनों तुम्हारी इच्छा के आगे झुक गए हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि उन्हें इसके लिए कितनी मानसिक पीड़ा भुगतनी पड़ रही होगी। संध्या, बचपना मत करो। ईश्वर ने जो मुझे आधी नियति दी है, तुम उसे क्यों उसमें भागीदार बनना चाहती हो? उम्र की एकांत सजा की चिंता में मुझे ही झुलसने दो। सारा कोहरा सिमट कर नमन के चेहरे पर छा गया था। दर्द से उसका हृदय फटने को हो रहा था। माँ, पापा और भाई से अलग उलझना पड़ा। संध्या को भैया तो बार बार कहते रहे, संध्या तेरा दिमाग एकदम सड़ गया है, जिंदा मक्खी कैसे निगल लें हम लोग। यही कहेंगे लोग, तो यही कहेंगे ना कि तिवारी परिवार को अपनी बेटी के लिए कोई नहीं मिला, जो ये अंधा पकड़ा है। बोल कर किस किस को तेरा आदर्श सुनाते फिरेंगे, और कौन यकीन करेगा हमारी बात पर? तुम्हारी ये कोरी भावुकता ही किसी दिन लड़खड़ा कर सबसे मुंह मोड़ लेगी। तब अच्छी तरह सोच विचार कर लो, यह कोई गुड्डे गुड़िए का खेल नहीं है। संध्या तब अपने घर वालों से नहीं कह पाई कि कमी क्या है नमन में। इंग्लिश का प्रोफेसर है, MA PhD संगीत में विशारद, और नहीं तो नमन से ही कह देती कि ये तुम्हारा भय बोल रहा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मुझे प्रेरणा और स्नेह का संकेत देना चाहिए। उल्टे निराशा के सागर में डूबे रहे हो तुम। अपनी विवश कमजोरी से बाहर आना ही नहीं चाहते। इसीलिए गीतों भरी शाम में नमन की खुली सीपीसी आंखों पर झुकी पुतलियां जाने किस सपने में डूबी हुई कांप रही थी। सितार की लय का दर्द शायद उसके मन को छू रहा था। कंसर्ट के बाद जैसे ही संध्या ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा, नमन के चेहरे की सुनहरी रंगत और भी गुलाबी सी हो उठी। एक मासूम सी मुस्कान उसके होठों के कोनों पर छा गई। संध्या, आखिर तुमने मुझे हरा ही दिया। आओ मेरा हाथ थाम लो, मेरे पैरों को अपनी रोशनी का धरातल दे दो। इस बुझे जीवन की राख पर अपने प्यार की शीतल फुहार छिड़क दो। आज से मैं खुद को तुम्हें सौंपता हूँ। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।